बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है HTML इनपुट एट्रीब्यूट्स पर। ठीक है, HTML इनपुट एट्रीब्यूट्स। अब देखें, हमने इनपुट टैग के बारे में पढ़ा था, इनपुट के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। ये इनपुट जो टैग है ये कहाँ पे यूज होता है? ये आपके फॉर्म्स के अंदर यूज होता है। डिफरेंट तरह के टेक्स्ट बॉक्सेस को, टेक्स्ट फील्ड्स को, चेक बॉक्सेस को, रेडियो बटन्स को, टेक्स्ट एरियाज को, वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों को अपने फॉर्म में दिखाने के लिए इनपुट टैग जो है या एलिमेंट जो है वो यूज होता है। और साथ इसके कंजक्शन के साथ, यानी कि इनपुट है, इनपुट एलिमेंट के साथ जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के एट्रीब्यूट्स हैं, वो यूज होते हैं। जैसे कि एक टाइप एट्रीब्यूट है, इसी तरह से इसके मजीद एट्रीब्यूट्स जो इनपुट एलिमेंट के साथ यूज होंगे, इनपुट टैग के अंदर यूज होंगे, जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं इनपुट के, वो जो है उन चीज़ों को हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कि वो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो इनपुट एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स हैं, और उनका क्या क्या फंक्शन है हमारे इनपुट के अंदर, और वो किस तरह से फॉर्म डिजाइनिंग में हमें हेल्प कर रही है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है डिस्क्राइब करेगा डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो HTML इनपुट एलिमेंट के हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं वैल्यू को। तो वैल्यू एट्रीब्यूट क्या करता है? इनपुट वैल्यू एट्रीब्यूट स्पेसिफाई इनिशियल वैल्यू फॉर द इनपुट फील्ड। यानी किसी भी इनपुट फील्ड जो है उसकी जो इनिशियल वैल्यू देनी हो ना हमने, जैसे कि अगर मैं एक एक बॉक्स लिख देता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, उसके अंदर मैं कहता हूँ एंटर योर फर्स्ट नेम। ठीक है, तो उस बॉक्स के अंदर खाली जगह हो, तो मैं चाहता हूँ कि पहले से ही कोई ना कोई वैल्यू वहां पे मौजूद हो। तो उस सूरत में मैं वैल्यू जो है, ये चीज वैल्यू एट्रीब्यूट को यूज करूंगा और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो वैल्यू दे दूंगा जो पहले से मौजूद मैंने रखनी है वहां पे। ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको बेहतर समझ आएगी एग्जांपल से। अब ये देखें, ये एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर, सॉरी राइट साइड पर, कि इनपुट वैल्यू एट्रीब्यूट, द वैल्यू एट्रीब्यूट स्पेसिफाई इनिशियल वैल्यू फॉर द इनपुट फील्ड। इनपुट फील्ड के लिए जो आपकी इनिशियल वैल्यू है वो बताया जाती है। तो हम उसको इनिशियल वैल्यू को अपने मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इनिशियल वैल्यू को हम अपने मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं और एज इट इज भी रख सकते हैं। तो फर्स्ट नेम ये एक लेबल है। ठीक है, और फिर ये इनपुट टाइप टेक्स्ट जो है वो यूज हुआ है। तो अब यहाँ पे जो जॉन है वो क्या है? वैल्यू दी हुई है जो पहले से चीज है। अब यहाँ पे मैंने जॉन खुद नहीं लिखा, पहले से मौजूद है। इसी तरह से लास्ट नेम में ड्यू जो है वो भी पहले से मौजूद है, और ये पहले से मौजूद क्यों है? क्योंकि वैल्यू दी हुई है इनपुट टैग के अंदर। अब देख लेते हैं कि भाई कहाँ पे दी हुई है। अब ये देखें, ये जो चीज आप देख रहे हो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ये एक लेबल है। लेबल के बाद आपके इनपुट टैब टेक्स्ट, जब ये इनपुट टैब टेक्स्ट करते हो तो ये चीज आपके पास आ जाती है। ये चीज समझ आ गई, ये चीज बनी हुई आ जाती है। फिर आईडी आपने एफ नेम रखा। आईडी और नेम आप लोगों ने जरूर रखने होते हैं। ठीक है, एफ नेम और नेम जो है वो, ये भी एफ नेम। तो इस नेम, ये जो नेम एट्रीब्यूट है ये बड़ा जरूरी एट्रीब्यूट है, क्योंकि इस नेम से हम इस जो टेक्स्ट फील्ड है इसको पहचानेंगे, इस नेम से भी और इस आईडी से भी। तो ये दोनों चीजें आपने लाजमी लिखनी है, खासतौर पे नेम। और फिर आगे वैल्यू जो है जिसका जिक्र कर रहे थे हम, वैल्यू इक्वल टू जॉन। ठीक है, अब फर्ज करें मैं जॉन को छोड़ के यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ, लाइक मैं अपना नाम लिख देता हूँ मोहम्मद। ठीक है, और साथ यहाँ पे एक और जगह पर ये जो एट्रीब्यूट है वो दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, लास्ट नेम वाला। तो यहाँ पे भी लास्ट नेम में ड्यू जो उसने लिखी है, मैं यहाँ पे ये भी यार अपना नाम लिख रहा हूँ अबराज। तो यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ तो देखें पहले से ही मौजूद जो है वो मेरे पास नाम आ गया, और मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। अब देखें मोहम्मद अबरार, मैं सबमिट पे करूँगा तो मुझे यहाँ पे मोहम्मद अबरार फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं दोबारा से रन करके इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, मैं मोहम्मद अली कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मोहम्मद अली चेंज हो गया, मोहम्मद पहले रह गया और अली जो है मैंने दोबारा से चेंज किया। यानी कि हम इनिशियल वैल्यू को चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक भी। तो ये इनिशियल वैल्यू है, जो शुरुआती वैल्यू, जब पेज लोड होगा तो फॉर्म के ऊपर आपको पहले से कोई वैल्यू आप दिखाना चाहते हो तो ये उस सूरत में यूज होता है। ठीक है,
नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, इसकी प्रैक्टिस होगी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीड ओनली एट्रीब्यूट। रीड ओनली एट्रीब्यूट में क्या कमाल है भाई, ये एट्रीब्यूट जितने भी है ना ये बड़े मजेदार हैं, और जब आप इनको पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और मजा आएगा। तो इनपुट रीड ओनली एट्रीब्यूट स्पेसिफाई दैट एन इनपुट फील्ड इज रीड ओनली। रीड ओनली एट्रीब्यूट जब जिस चीज के साथ आप लिख देते हो ना रीड ओनली, तो वो स्पेसिफाई करता है कि ये इनपुट जो है ना फील्ड वो सिर्फ रीड ओनली है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आपने लास्ट एग्जांपल में मोहम्मद को चेंज किया, यानी कि जॉन ड्यू को चेंज कर सकते थे। मोहम्मद अबरार मैंने लिखा था वो आपने चेंज किया और मोहम्मद अली लिख लिया, ठीक है। तो जिस फील्ड के अंदर चेंज हो सके उसे हम रीड ऑनली फील्ड नहीं कहेंगे, और जिसके अंदर चेंज ना हो सके उसे हम रीड ऑनली फील्ड कहेंगे, यानी कि उसे रीड करने के लिए, उसके जो कंटेंट्स है वो उसे रीड करने के लिए, चेंज करने के लिए नहीं है, एडिटेबल नहीं है। तो रीड ऑनली इनपुट फील्ड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, यानी उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। However, user can tab to it, highlight it, copy it, द टेक्स्ट फ्रॉम इट, यानी कि यूजर जो है उसको टैब कर सकता है, हाईलाइट कर सकता है और कॉपी भी कर सकता है, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रीड ऑनली एट्रीब्यूट इनपुट फील्ड विल बी सेंट व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म, यानी इसकी जो वैल्यू है रीड ऑनली एट्रीब्यूट की या इनपुट फील्ड की, वो कब सेंड होगी, जब आप फॉर्म को सबमिट करने चाहोगे या सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे। इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं, आपको बेहतर समझ आएगी। अच्छा जी, इसको अब आप चेंज नहीं कर सकते, समझ आई बात। अभी मैं इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, अब यहाँ पे ये कीबोर्ड से मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, बैक स्पेस दबा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। इसको भी हम अब इसको मैंने चेंज किया लास्ट टाइम, क्योंकि ये रीड ऑनली नहीं है, ऊपर वाला जो है जॉन ये रीड ऑनली, यहाँ पे ये रीड ऑनली नहीं है। इसकी कोडिंग देख लें, इनपुट टाइप टेक्स्ट में आपने यहाँ पे सिंपल एक रीड ऑनली लिखे और कुछ लिखना, सिर्फ सिंपली रीड ऑन लिखना है। अब जब रीड ऑनली लिखना है तो फिर अब यहाँ पे कुछ भी मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखें चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ पर नहीं कुछ हो रहा, और यहाँ पर कुछ भी चेंज करूंगा तो चेंज हो जाएगा लाइक दिस, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस जो लास्ट नेम की जो फील्ड है उसके अंदर मैंने रीड ऑनली नहीं लिखा हुआ, ये देखें मैंने यहाँ पे रीड ऑनली नहीं लिखा। अगर मैं इधर भी रीड ऑनली लिख दूँ लाइक दिस, ये देखिए यहाँ पर भी मैं अगर रीड ऑनली लिख दूँ तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं होगा, जैसे मैं अभी लिख के रीड ऑनली, ठीक है। मैंने अभी लिख दिया, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, नहीं। मैं दोबारा से रन कर रहा हूँ ताकि रिफ्रेश हो जाए। अब ये रन कर दिया, रिफ्रेश हुआ, अब मैं यहाँ पे भी लिखने की कोशिश करूँ ये तो नहीं होगा, अब व्यू पे भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, अब यहाँ पे भी नहीं। समझ आ गई बात। तो ये रीड ऑनली का काम है कि वो टेक्स्ट को चेंज होने से बचाती है। आगे है बात डिसेबल्ड एट्रीब्यूट्स की। डिसेबल एट्रीब्यूट क्या करता है भाई, ये इनपुट डिसेबल एट्रीब्यूट जो है वो स्पेसिफाई करता है कि इनपुट फील्ड जो है वो डिसेबल है, ठीक है, अनेबल नहीं है, डिसेबल है, यानी कि उसके अंदर आप फोकस लेकर जा ही नहीं सकते। फोकस मतलब कि वो जो आपका जो पॉइंटर है ना जब जाता है तो वो ब्लिंक कर रहा होता है, ठीक है, तो ये ब्लिंक करेगी कहीं क्योंकि ये इनपुट फील्ड डिसेबल है। तो डिसेबल इनपुट फील्ड इज अनयूजेबल एंड अनक्लिकेबल, उसको क्लिक भी नहीं किया जा सकता और अनयूजेबल है, उसको यूज भी नहीं किया जा सकता। डिसेबल फील्ड इनपुट, the value of disabled input field will not be sent when submitting the form। अच्छा, जिस फील्ड को आप डिसेबल कर दोगे ना, तो जब फॉर्म आप सेंड करोगे तो उस फील्ड की वैल्यू सबमिट भी नहीं होगी, फॉर्म के साथ दूसरी जगह पर नहीं जाएगी क्योंकि वो डिसेबल है, आपने उसको डिसेबल कर दिया। अगर आप चाहते हो कि फॉर्म के अंदर कोई ऐसी फील्ड रख लें जो कि आपको फजूल सी लगे हो या फिर आपने डिसेबल करवा दी हो, वक्ती तौर पर कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जिसमें आपको किसी फील्ड को डिसेबल करवाना पड़ता है, तो जब फॉर्म को सबमिट करोगे, आप सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे, रजिस्टर करोगे, वट जो भी कुछ करना है वो करोगे, तो उसमें फॉर्म का सारा डाटा जो है इन फील्ड्स के ऊपर जो होता है वो जा रहा होता है, ठीक है। लेकिन डिसेबल एट्रीब्यूट जिसके साथ होगा वो डाटा भी नहीं जाएगा, बाकी सारा चल जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं भाई।
ये देखें, द डिसेबल एट्रीब्यूट स्पेसिफाइड दैट इनपुट फील्ड शुड बी डिसेबल्ड, अनयूजेबल, अनक्लिकेबल। अब ये दो फील्ड्स हैं आपके पास राइट साइड पे, देख रहे हैं। अब एक जो है वो डल हुई है थोड़ी सी, ये देखें डल हुई है, और ये जो है बिल्कुल ठीक है। अब इस पे मैं क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ ऊपर वाले पे, ये जो है फॉर्म वाले पे, तो ये क्लिक भी नहीं हो रहा। ये सिलेक्ट हो गया लेकिन ये क्लिक नहीं हो रहा, और इसको मैं यूज भी नहीं कर पाऊंगा किसी तरह से। क्यों नहीं यूज कर पाऊंगा? क्योंकि आपकी जो इनपुट फील्ड है, ये देखें, ये हुई है डिसेबल। ये देखें, ये चीज डिसेबल्ड है, बाकी दूसरी कोई डिसेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे भी डिसेबल कर दूँ इसको, लाइक दिस डिसेबल मैं करके दिखाता हूँ, डिसेबल्ड, और मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये जॉन ड्यू, ये जो ड्यू वाली है ना, ड्यू, ये भी डिसेबल हो रही है। अब ये देखें, ये भी डिसेबल होगी, दोनों ही डिसेबल होगी। ठीक है, ये भी अब क्लिक नहीं हो सकती, ये भी क्लिक नहीं हो सकती। समझ आ गई बात? तो इसको मैं सबमिट, फॉर्म सबमिट करूंगा तो फॉर्म अगर सबमिट करूंगा तो क्या होगा, लाइक दिस, जॉन जो है ये नहीं आएगा, सिर्फ खाली ड्यू नजर आएगा। इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखें लास्ट नेम जो है वो ड्यू आ गया, फर्स्ट नेम किधर गया? आएगा ही नहीं। अब यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ ड्यू को भी, और यहाँ पे भी मैं चलाने की कोशिश करता हूँ, और अब सबमिट करता हूँ। दोनों को डिसेबल करके तो देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, फॉर्म के ऊपर कोई भी डाटा फॉर्म का नहीं आया। ठीक है, तो ये मैं दोबारा से आपको करके दिखा दिया। नेक्स्ट बात करते हैं साइज एट्रीब्यूट। साइज एट्रीब्यूट जो है वो बताता है कि विजिबल विड्थ कितनी होगी करेक्टर्स में इनपुट फील्ड की। ये जो आपकी इनपुट फील्ड है ना, जिसमें आप डाटा लेते हो, फर्स्ट नेम देते हो, लास्ट नेम देते हो, वट एवर जो भी कुछ लेते हो, या फिर उसका साइज क्या होगा भाई। ठीक है, तो डिफॉल्ट साइज जो है वो 20 होता है। आमतौर पे आपकी जो एक फील्ड है उसके अंदर 20 करेक्टर्स आ सकते हैं डिफॉल्ट। तो साइज एट्रीब्यूट वर्क्स विद द फॉलोइंग इनपुट टैब, यानी कि वो, ये जो साइज एट्रीब्यूट है ना, ये कुछ ही इनपुट टैब्स के साथ काम करता है, जैसे कि टेक्स्ट है, सर्च है, टेल है, यूआरएल है, ईमेल है, एंड पासवर्ड है। ये इन्हीं के साथ काम करेगा, इसके अलावा और किसी के साथ काम नहीं करेगा। इस चीज को माइंड में रखना है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है कि भाई साइज जो एट्रीब्यूट है वो किन चीजों के साथ काम करता है, यानी किन एट्रीब्यूट्स इनपुट टैब्स के साथ काम कर रहा होता है। टेक्स्ट के साथ, सर्च के साथ, टेल के साथ, यूआरएल, ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है जी। तो अब सेट द विड्थ ऑफ इनपुट फील्ड। हम इनपुट फील्ड की विड्थ दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे एक 50 है और एक की 4 है, एक की बहुत छोटी और एक की प्लस है। तो चेक कर लेते हैं। अब ये देखें, फर्स्ट नेम की क्या दे दी उसने? 50 दी। ये साइज एट्रीब्यूट है ना, वो यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, तो ये 50 दे दी उसने, लंबी चौड़ी। और एक जो है आईडी, ये पिन जो है, तो वो कितने दी? 4 डिजिट, सिर्फ ये 4 नंबर नजर आए। अब देखिए मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वगैरह वगैरह, लेकिन ये क्या होगा कि जो फर्स्ट 4 है सिर्फ ये ही कंसिडर किए जाएंगे। अब देखिए मैंने लिखा तो काफी ज्यादा है, लंबा चौड़ा, ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट 4 है ना वो ही कंसिडर होंगे। अब यहाँ पे देखें, मैं सिंपल ए बी आर या लिख देता हूँ, इसमें सिंपली यही आएंगे, लेकिन मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, सॉरी, मैंने ये देखें अबरार लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपली, और यहाँ पे पिन पे जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिख दिया। साइज इसका था कितना? 4, और इसका था 50। ठीक है, अब हम दोबारा इसको रन करते हैं। अब देखिए ये जो 50 साइज है ना, अब ये इसका मकसद क्या है साइज का? ठीक है, ये गौर से देखिएगा। ये जो 50 है ना, ये इसकी विड्थ डिफाइन कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये बता रहा है विड्थ, स्पेसिफाई द विड्थ इन कैरेक्टर्स ऑफ इनपुट फील्ड, यानी आपकी इनपुट फील्ड कितनी लंबी चौड़ी नजर आनी चाहिए, कितने कैरेक्टर्स तक नजर आनी चाहिए। ठीक है, इसमें मुझे थोड़ी सी लास्ट टाइम गलती लगी। उसमें यह है कि इसमें यह है कि जितना मर्जी करेक्टर्स हो, नॉर्मली आप जितना जो मर्जी लिखो इसमें, ठीक है, लंबा छोड़ा, वो कोई इशू नहीं है, वो आएगा। लेकिन यहाँ पर जो इसकी विड्थ है, ये देखने लंबा चौड़ा सा होगा कितना, तो ये इसकी विड्थ जो है वो करेक्टर्स में डिफाइन किया है कि कितने करेक्टर्स आते हैं, यानी यहाँ पे 50 करेक्टर्स आ सकते हैं। मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब इसको मैं
कॉपी कर लूँ और 4-5 बार इसको मैं ना ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, 40 हो गया, ये 50, इस तरह से, यानी कि 50 करेक्टर्स तक लॉन्ग है ये। और ये जो है ये 4 करेक्टर्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है, 4 करेक्टर्स तक ये आपको नजर आएंगे। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, फर्स्ट करें मैं इसको चेंज करके 10 कर देता हूँ। तो अब देखिएगा इसकी विड्थ जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज होकर यहाँ तक आ जाएगी। तो ये सिर्फ विड्थ डिफाइन करने के लिए, ठीक है, तो मैंने ये चेंज किया और ये डिफाइन होगी। तो विड्थ को अब देखिए, जब आप फॉर्म को डिजाइन करते हैं ना, तो ये जो फील्ड्स हैं इनकी जो लेंथ है ये मैटर कर रही होती है, कहीं पे छोटी चाहिए होती है, कहीं पे ज्यादा चाहिए होती है। नॉर्मली एक जैसी रखनी चाहिए, नॉर्मली एक जैसी रखनी चाहिए, लेकिन पेज के हिसाब से जिस तरह से आप डिजाइनिंग कर रहे हो उस हिसाब से आपको कम ज्यादा करनी पड़ सकती है। तो उसके लिए ये साइज एट्रीब्यूट होता है जो कि इसकी विड्थ को डिफाइन कर रहा होता है। इसमें ये डिफाइन, इसमें इसका ये मकसद नहीं है कि 4 या 10 मैंने लिखी हुई है साइज, तो इसमें सिर्फ 10 ही आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इसमें कितने होते हैं, 20 होते हैं नॉर्मली। अगर मैं साइज एट्रीब्यूट खत्म कर दूँ ना, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 20 साइज है इसका, ठीक हो गया। ये देखिए बाय डिफॉल्ट इसका 20 साइज है। इसको भी मैं अगर खत्म कर दूँ तो बाय डिफॉल्ट ये देखिएगा एक जैसे हो जाएंगे, एक जितने हो जाएंगे, ये 20 बाय डिफॉल्ट 20 इसका, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये लिखा भी हुआ है बाय डिफॉल्ट जो है वो 20। तो मैक्सिमम मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट, मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट में क्या होता है, मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट में द इनपुट मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलाउड इन द इनपुट फील्ड। अब ये चीज मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट जो है साइज एट्रीब्यूट से मुख्तलिफ है। साइज एट्रीब्यूट में बताया था कि विड्थ कितनी होगी इनपुट फील्ड की, इसमें ये नहीं था बताया कि कितने करेक्टर्स अलाउ हैं, जितने मर्जी लिखो भाई साइज के अंदर। लेकिन जब मैक्स लेंथ की बात करते हैं तो मैक्स लेंथ क्या कहता है, मैक्स लेंथ कहता है कि जी ये स्पेसिफाई करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स अलाउड इन इनपुट फील्ड। अब आप इनपुट फील्ड को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, रोक रहे हो, मैक्सिमम लेंथ बता रहे हो कि भाई मैक्सिमम जो है ना, बाद औक़ात ऐसा होता है कि फॉर्म डिजाइन करते हुए मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम लिख देना, तो फर्स्ट नेम आपका लेट्स सपोज 10, मैक्सिमम लेंथ जो है उसकी मैं कहता हूँ कि 10 का होगा, क्योंकि जितने भी लंबे जोड़े नाम रख लो आपको, उसका जो फर्स्ट नेम है वो 10 का ही आता है, या मैक्सिमम 10 to 15, मैं 15 कह देता हूँ, तो 15 एनफ है फर्स्ट नेम के लिए। इस तरह से सेकंड नेम जो है या लास्ट नेम जो है उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए मैक्सिमम लेंथ कितनी है, यानी कि एक बंदे का मैक्सिमम लास्ट नेम कितना कोई लंबा हो सकता है। अब बजाय कि मैं 50, 60 या इन्फिनिट रख दूँ, इसके लिए मुझे बेहतर है कि मैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर दूँ कि भाई बजाय कि वो लंबा चौड़ा फजूल सा लिखने की बजाय वो कंसर्न लिखे, ठीक है। इससे ये फायदा होता है कि फजूल डाटा, यानी कि कोई जो गलती हुई होती है वो कि बंदा एक ही जगह पे अपना लास्ट नेम की जगह पे अपना फर्स्ट नेम भी लिख रहा होता है, लास्ट नेम भी लिख देता है, तो वो लंबा चौड़ा हो जाता है, तो वो उस चीज से बचाती है मैक्सिमम लेंथ, मैक्स लेंथ जो है, ठीक है। क्योंकि मैक्स लेंथ जो है वो आपको अलाउ करती है कि एक स्पेसिफिक लिमिट दे देती है, कितने लिमिट तक आप लेटर जो हैं या डिजिट्स जो हैं वो लिख सकते हैं। तो when a max length is set, the input field will not accept more than specified number of characters। समझ आई बात, कि जब आप मैक्स लेंथ जो है वो सेट कर लेते हो ना, फर्स्ट करो आपने मैक्स लेंथ 10 पे सेट की है, तो अब आपने 11 नंबर्स या करेक्टर्स नहीं लिख सकते, आप 10 ही लिखोगे या 10 से कम लिखोगे। मैक्सिमम 10 लिख सकते हो, 10 से कम नहीं लिखोगे, और ना वो अलाउ करेगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो पहले 10 एक्सेप्ट कर लेगा, अगले छोड़ देगा अगर आप लिख भी देते हो। However, this attribute does not provide any feedback, यानी कि वो कोई feedback provide नहीं करता। So if you want to alert the user, you must use write a JavaScript code, यानी कि वो ये आपको नहीं बताएगा कि भाई मेरे पास जो है ना वो 10 का नंबर है, या वो ये नहीं बताएगा आपको, यानी कि जब आप मैक्स लेंथ यूज करते हो ना तो फील्ड आपको ये नहीं बताएगी कि भाई मुझे 10 डिजिट्स ही चाहिए या 20 डिजिट्स ही चाहिए जितने आपने बताया। इस चीज के लिए आपको जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ेगी, और जावास्क्रिप्ट में वो अलर्ट दे देगा कि भाई आपने ज्यादा कैरेक्टर्स लिख दी हैं, लेंथ आपकी 10 की थी या 20 की थी मैक्सिमम लेंथ, तो आपने इससे ज्यादा लिख दी।
तो इस चीज को, ये फंक्शनैलिटी बताने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज जो है मैक्स एंड एट्रीब्यूट, ये चीज ये प्रोवाइड नहीं करता, फीडबैक प्रोवाइड नहीं करता कि भाई आपने ज़्यादा लिख दिया, वो ये चीज मैटर नहीं करेगा। वो बस ये है कि पहले 10 ले लेगा, अगर आपने 10 लिए तो पहले 10 ले लेगा, बाकी इग्नोर कर देगा। ठीक है, ये करके देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे देखें, इसने 50 साइज दिया और यहाँ पे 4 देखा है, मैक्सिमम लेंथ कितना है 4। और यहाँ पे देखें इनपुट साइज, इसने साइज ऑफ 50 दिया हुआ है, इसमें अब कोई सच कुछ भी नहीं। और ये जो है इनपुट टेक्स्ट है, आईडी पिन है, नेम पिन है, मैक्सिमम लेंथ 4 और साइज ऑफ 4। अब 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई नहीं, मैंने लिखने की कोशिश की है, लेकिन इसने क्या किया, 4 ही दिया, 4 के आगे जा ही नहीं रहा। समझ आई? बस करें, मैं इसको ना 10 कर देता हूँ, लेट्स सपोज साइज मैं बढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम लेंथ कितनी है, मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। अब 5 6 में प्रेस किया, कोई नहीं आ रहा। ठीक है, समझ आ गई बात? अब ऊपर वाले पे मैं जितना मर्जी करूँ, मोहम्मद लिखूँ, वट एवर कुछ भी लिखूँ, वो आ जाएगा सामने। ये देखिए मोहम्मद, और आगे ये चीज आपने पिन लिखी है। ठीक है, आपको, आई होप आपको समझ आ गई होगी इस चीज की। ठीक है, min and max attributes. Input min and max attributes specify minimum and maximum values for the input field. The min, अब इसमें क्या है, min और max जो है, min मतलब मिनिमम, max मतलब मैक्सिमम। ये एट्रीब्यूट जो है वो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बताते हैं कि एक इनपुट फील्ड के लिए मिनिमम वैल्यू कौन सी आपने देनी है और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी देनी है। फर्स्ट करो, हम एक रेंज बता देते हैं कि 0 से लेकर 10 तक, तो 0 जो है मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो 10 होगी। तो इसमें नंबर हो सकता है, इसमें रेंज हो सकती है, डेट हो सकती है, डेट टाइम हो सकता है, लोकल डेट टाइम लोकल हो सकता है, मंथ हो सकता है, टाइम हो सकता है, वीक हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। यूज अ मैक्स एंड मिन एट्रीब्यूट टुगेदर टू क्रिएट अ रेंज ऑफ लीगल वैल्यूज। तो वो कह रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम एट्रीब्यूट दोनों को इकट्ठा यूज करने से ना आप एक लीगल वैल्यूज की रेंज जनरेट कर सकते हो, रेंज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, उससे बेहतर समझ आएगी आपको। अब ये देखिए, मैक्सिमम मैक्सिमम एंड मिनिमम जो एट्रीब्यूट हैं वो स्पेसिफाई कर रहे हैं इनपुट एलिमेंट्स के लिए मैक्सिमम और मिनिमम फील्ड्स, यानी कि डेट बिफोर, एंटर डेट बिफोर 1981 यानी 80 से 1980 से पहले की। अब 1980 के बाद का कैलेंडर आ ही नहीं रहा है। ठीक है, ये देखें एरो जो देख रहे हैं, ये डिसेबल हुआ है, और इससे पहले हम पीछे जा सकते हैं जितना मर्जी पीछे चले। समझ आ गई? और यहाँ से क्या कह रहा है कि वो 2000 से अगला नजर आए। अब 2000 से पीछे वाला जो है, ये देखिए, ये करंट बता रहा है, इसलिए ये यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, मैं सपोज करता हूँ इसको थोड़ा सा ना मैनुअली चेंज कर रहा हूँ, 2000। ठीक है, अब 2000 गया, इससे पीछे आ रहा हूँ, देखिए मार्च, जनवरी, जनवरी से पीछे देखिए ये एरो बंद हो गया। क्यों बंद हुआ है? क्योंकि उसने मिनिमम वैल्यू दे दी है कि मिनिमम वैल्यू इतनी है, इससे आगे जा सकते हैं। अब इसकी तरह कोडिंग देते हैं, यानी क्वांटिटी 1 to 5, उसने रेंज भी बता दिया 1 से 5। अब 1 2 3 4 5 6 से ऊपर, 5 से ऊपर जाएगा और 1 से नीचे भी नहीं आएगा। ठीक है, अब ये हुआ कैसे है, इसको सीखने की कोशिश करते हैं कि पहले ये हुआ कैसे है। ठीक है, तो एंटर डेट बिफोर 1980, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू दी उसने, भाई इससे पहले वाली बताएं। तो वो क्या कह रहा है कि भाई इनपुट टाइप डेट, डेट इनपुट टाइप दे दी, आईडी डेट मैक्स लिख दी, डेट मैक्स, और मैक्सिमम वैल्यू क्या बताई है भाई, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1789 12 31, यानी कि 12 दिसंबर की 31 तारीख और 1969, 1979, उससे पीछे वाली डेट चलेगी, ये मैक्सिमम वैल्यू बताई उसने। ठीक है, वो इसे सेट कर दिया, तो इसका मतलब है ये इससे पहले की वैल्यू होगी। उसके बाद उसने फिर दोबारा से डेट ली और कहा है कि इसके बाद डेट बताओ, तो मिनिमम वैल्यू उसने ये दी, मिनिमम वैल्यू उसने ये बता दी। तो ये इस तरह से सेट हो गया। क्वांटिटी उसने बताई है, तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों को इकट्ठा स्टार्ट करना पड़ेगा, तो एक रेंज बन जाएगी, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5।
अब फर्स्ट करें, समझ आ गई बात। मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों को ऐसे इकट्ठा कर लें, मैक्सिमम और मिनिमम। तो हम इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं, जैसे ये एक रेंज बना दिया इस तरह से। तो ये चीज़ हम डेट एंड टाइम के साथ भी कर सकते हैं कि भाई मिनिमम इधर से मैक्सिमम उधर तक। समझ आ गई बात। तो बल्कि मैं आपको करके भी बता ही देता हूँ, एक तजर्बा ही थी। ठीक है, मैं ये कॉपी करता हूँ, उसके बाद एक नया लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जी कब से कब तक होना चाहिए। मैं कहता हूँ 1958 से, चलो ये कम तो कितना ही कर लेते हैं, ये मिनिमम वैल्यू, इससे नीचे नहीं जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू जो है उसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट देकर ये देखो। और यहाँ पे थोड़ी डेट चेंज कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 20/0/25 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये रेंज दे दी इसे और साथ ही दे दी। अब ये देखें, ये जो रेंज आ गई है, अब इसमें 2021 से ऊपर 25 से ऊपर नहीं जा रहा। ये देखें 25 के ऊपर नहीं जाएगा। और अगर पीछे देखें तो ये सारा जाता रहेगा। और ये देखिए, ये पीछे अगर ये स्क्रॉल बार बन गया इसका रेंज की वजह से। ये कैसे हुआ है? क्योंकि मैंने मिनिमम मैक्सिमम इकट्ठा दे दिया। अब ये 88 से नीचे नहीं जा रहा क्योंकि मिनिमम वैल्यू मैंने 88 दी है। अब 88 से पीछे लेके जाकर कोई मुझे दिखाए नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो ये एक रेंज बन गई डेट एंड टाइम के साथ। क्लियर होगी बात है? मुझे उम्मीद है आपको मजा आया होगा ये प्रैक्टिकल देखकर। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं मल्टीपल एट्रीब्यूट्स का। मल्टीपल एट्रीब्यूट क्या काम करता है? इनपुट मल्टीपल एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट द यूजर इज अलाउड टू एंटर मोर देन वन वैल्यू इन इनपुट फील्ड। यानी कि वो क्या कहता है कि यूजर जो है वो एक से ज्यादा वैल्यू जो है वो डाल सकता है। ठीक है, इट इज अलाउड टू एंटर मोर देन वन वैल्यू इन इनपुट फील्ड। इनपुट फील्ड में एक से ज्यादा वैल्यूज आप दे सकते हैं मल्टीपल फील्ड में। इसको भी ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। भाई ये ऐसे हो सकता है कि भाई मल्टीपल एट्रीब्यूट सिलेक्ट्स द यूजर इज अलाउड टू एंटर मोर देन वन वैल्यू ऑफ इनपुट फील्ड। लेबल है, फिर आगे सिलेक्ट फाइल्स दे दी उसने, इनपुट फाइल फाइल देंगे ना, तो ये ब्राउज का या चूज फाइल्स का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। नेम फाइल्स और साथ मल्टीपल मीन्स कि यहाँ पे चूज फाइल करें और जब चूज फाइल करेंगे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक नहीं, दो, तीन, चार, किसी भी तरह के ना एक तरह से आप चेक कर सकते हो। समझ आ गई बात? ये चीज है, यानी कि आप एक से ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हो। आगे बात करते हैं पैटर्न की। पैटर्न एट्रीब्यूट क्या करता है? इनपुट पैटर्न एट्रीब्यूट स्पेसिफाई रेगुलर एक्सप्रेशन दैट द इनपुट फील्ड इज चेक्ड अगेंस्ट व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। पैटर्न एट्रीब्यूट वर्क्स विद द फॉलोइंग इनपुट्स, टेक्स्ट है, डेट है, सर्च यूआरएल, ईमेल, पासवर्ड। पैटर्न एट्रीब्यूट बड़ा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन चेक करता है जब आप तो फॉर्म को सबमिट करने लगते हैं। वो चेक करता है कि वाकई आपने डाटा जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन दिया है या नहीं दिया। यूज अ ग्लोबल टाइटल एट्रीब्यूट टू डिस्क्राइब द पैटर्न टू हेल्प द यूजर एंड लर्न मोर अबाउट रेगुलर एक्सप्रेशन और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स। ये बाद में देखेंगे। पैटर्न हम पहले चेक कर लेते हैं कि भाई पैटर्न में कैसी करती है। ठीक है, इसमें सिंपली क्या है, टेक्स्ट है, कंट्री कोड दिया है, कंट्री नेम दिया है, टाइटल क्या है, 3 लेटर्स कंट्री कोड। अभी इसमें 3 लेटर है और कंट्री कोड है। अब कंट्री कोड जो है वो आमतौर पे किस शक्ल में होता है आमतौर पे? ठीक है, वो कहता है कि भाई ए से लेकर बड़े जी तक, कैपिटल ए से कैपिटल जी तक, और फिर साथ स्मॉल ए से स्मॉल जी तक, ये चीज। और कंट्री लेटर कितने होते हैं? उसने कहा है 3 लेटर कंट्री कोड, और साथ आपने 3 लेटर दिए कि 3 लेटर हो सकते हैं। अब फर्ज करो मैं यहाँ पे ABCD लिख देता हूँ। ठीक है, द पैटर्न एट्रीब्यूट इज इनपुट टैग इज नॉट सपोर्टेड, इसमें सपोर्टेड नहीं है। अब मैंने ये लिखा, अब यहाँ पे देखा मैंने 4 आंसर दिए हैं, क्या लिखा हुआ था? 3 चाहिए। तो मैं ABC, अब यहाँ पे मैंने इसको सबमिट करने लगा हूँ तो उसने किया कि भाई आपका जो प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट 3 लेटर कंट्री कोड।
भाई 3 लेटर कंट्री कोड चाहिए आपको। अब ये जो टाइटल है ना, ये आपको उस पर नजर आएगा जब आप सबमिट करोगे और कोई प्रॉब्लम आएगी। जैसे मैंने ये किया तो सबमिट हुआ फॉर्म, सबमिट फॉर्म हुआ तो उसने चेक किया कि भाई ये रेगुलर सिचुएशन के मुताबिक नहीं है। रेगुलर सिचुएशन क्या है, ए से लेकर कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक और कैपिटल स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, और 3 कोड होना चाहिए। अब मैं सिंपली इसे खत्म करूंगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा इसका। देखा, ये इसने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि 3 लेटर से। अब ये किसी कंट्री का कोड हो सकता है। समझा गई बात? तो ये पैटर्न था प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। ये क्या करता है? प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट जो है, द इनपुट प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट स्पेसिफाई अ शॉर्ट हिंट दैट डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द input field for a sample value or a short description of expected format. A short hint is displayed in the input field before the user enter value. A placeholder attribute works for the following text वगैरह वगैरह। अच्छा, ये क्या कहता है? प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट जो है वो आपको जब आपने टेक्स्ट किसी कोई भी टेक्स्ट आपने एंटर करना है किसी भी इनपुट फील्ड में, तो अगर आपने प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट यूज किया तो वो आपको हिंट देगा कि किस किस्म की वैल्यू आपने एंटर करनी है। ठीक है, बाद बात आपको नहीं पता चलता कि भाई कोई कौन सी एट्रीब्यूट कौन सी वैल्यू एंटर करूं, तो वो उस तरह से वो आपको बताएगा कि भाई इस तरह से आपने इस फॉर्मेट में आपने डाटा देना है। अब ये जो फोन नंबर है उसने कहा है कि भाई इस फॉर्मेट में आना चाहिए, 1 2 3, फिर डैश आनी चाहिए बीच में, फिर 4 5, फिर डैश आनी चाहिए और फिर 6 7 8। जैसे कि शनाख्ती कार्ड नहीं होते आपके, शनाख्ती कार्ड एड्रेस होते हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर होते हैं, उसमें एक डैश डैश 2 बार आती है। समझ आ गई बात? तो आप यहाँ पे CNIC की भी लिख सकते हैं कि CNIC लिखें और आगे 2 जगहों पे आपकी डैश आपने लाजमी लगानी है। ठीक है, तो ये इस तरह से भी यहाँ पे वर्किंग है उसकी। यहाँ पे उसने टेल लिख दिया है टेलीफोन नंबर के लिए। ठीक है, और आईडी फोन है, नेम फोन, प्लेस होल्डर में उसने एक फॉर्मेट बता दिया, स्पेसिफाई किया कि भाई ऐसा होना चाहिए। तो ये तो उसने अपने लिहाज से किया। हम अपना पाकिस्तानी के लिहाज से क्या करेंगे? हम कहेंगे भाई 0321 फिर 5944 900 वगैरह वगैरह इस तरह से। समझ आ गई बात? और पैटर्न क्या बताया उसने? 0 to 9। ठीक है, 3 डिजिट्स होंगे, और फिर 0 to 9 फिर 2 डिजिट्स होंगे, और फिर 0 to 9 3 डिजिट्स होंगे। इस तरह से उसने पैटर्न बताया। जैसे कि ये वो कह रहा है कि 3 डिजिट्स कितने होंगे? 0 to 9 आपके 3 डिजिट्स होंगे। अब ये मैंने जो हरकत की है ना ये वाली, अब मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो ये मानेगा नहीं। क्योंकि क्यों नहीं माना इसने? क्योंकि मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ना, ये जो पैटर्न है ये यहाँ पे कुछ और था और यहाँ पे मैंने नंबर चेंज कर दिया था, लिख दिया था। ठीक है, अब दोबारा से मैं रन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मैंने ये अपना नंबर दिया था 0321 डैश 1234 वट एवर जो भी नंबर। अब मैं इसको पर सबमिट करता हूँ तो देखिए कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसा दिया ही नहीं, लिखा ही नहीं। समझ आ गई बात? ऐसा कुछ हमने लिखा ही नहीं। अब मैं अगर फर्स्ट करें आईडी कार्ड का देता हूँ, क्या देता हूँ? आईडी कार्ड का। तो अब यहाँ पे देखें मैं इसी चीज को रन करता हूँ दोबारा से। ठीक है, कि मैंने रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, रिफ्रेश किया तो मेरे पास पहले वाली वैल्यू आ गई। अब उसने क्या कहा है? 0 to 9 आपके पास 3 डिजिट आने चाहिए, फिर डैश आनी चाहिए, फिर उसके बाद 0 to 9 आपके पास 2 डिजिट्स आने चाहिए, और फिर 0 to 9 आपके पास 3 डिजिट्स आने चाहिए, और बीच में डैश भी आनी चाहिए। तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन था। ठीक है, मैं कहता हूँ मैं इसे आईडी कार्ड के फॉर्मेट में लिख देता हूँ, लाइक दिस 34201, यानी कि 5 फील्ड होनी चाहिए पहले। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है? 7 फील्ड, 7 फील्ड होनी चाहिए, फिर उसके बाद डैश होनी चाहिए, फिर उसके बाद एक डिजिट। तो अब ये देखिएगा मैंने ये क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक आईडी कार्ड देता हूँ, तो देखिएगा ये आ जाएगा 42 जो
एक डैश 1 2 3 4 5 6 7 डैश 8। ठीक है, ये तो हो गया ऐसे। ठीक है, अब सेम मैं कोई देता हूँ और नंबर 0 1 डैश 5 1 4 6 1 6 7 डैश 1। अब देखें 3 4 5 6 7 सबमिट करता हूँ तो देखिए सबमिट होगा, देखा सबमिट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन भी इसी के इक्वलेंट बनाया है। अब रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाना था कि देखिए ये मैंने रेंज दी है रेगुलर एक्सप्रेशन की, फिर बताया कि इस रेंज में कितने नंबर्स आने चाहिए, फिर बीच में डैश डाल दी कि डैश भी होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन दोबारा दिया कि दोबारा से आपका जो है रेंज कौन सी और उसमें कितने नंबर्स आने चाहिए, फिर डैश दी और फिर बताया कि भाई इतने नंबर्स आने चाहिए और एक तो 1 होना चाहिए, यानी एक इंटीजर होना चाहिए। तो उसके मुताबिक बनाए रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर मैं ऐसा नहीं करता, इसके मुताबिक पैटर्न के मुताबिक नंबर नहीं देता, तो मेरी वैल्यू आगे सबमिट नहीं होगी। मेरे बच्चे समझ आ गई बात? ये चीज़ है, ज़रा थोड़ी मॉडर्न थी, समझने वाली थी, टेक्निकल थी। इसको ज़रा गौर से दोबारा से लेक्चर सुन लीजिएगा बेशक, रिवाइंड करके, और कोई प्रॉब्लम हुई तो जरूर पूछिएगा। तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट जो है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट ये होता है कि बाज़ बात जब आप किसी फॉर्म को फिलअप कर रहे हो ना, तो जब फॉर्म को फिलअप कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई फॉर्म की फील्ड रह जाती है आपसे, या हो सकता है कि लंबा चौड़ा फॉर्म है तो आपने किसी चीज़ को स्किप कर दिया, किसी फील्ड को आपने स्किप कर दिया। तो जिस फील्ड को आपने स्किप कर दिया, तो अगर वो रिक्वायर्ड फील्ड है यानी कि वो ज़रूरी है, तो वो फॉर्म आगे सबमिट उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि आप वो फील्ड को भी फिल नहीं कर सकते। The required attribute specified an input field must be filled before submitting the form। यानी कि इनपुट फील्ड जो है उसको फिल्ड करना है आपने। ठीक है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट मेक श्योर करता है कि आप रिक्वायर करें उस फील्ड को। ठीक है, वो फील्ड जब तक आप लिखेंगे नहीं तो वो वैल्यू सबमिट नहीं होगी। जैसे कि ये है यूजर नेम, मैं ऐसे ही सबमिट करता हूँ तो वो कहता है कि भाई प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आप। ठीक है, तो मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अबरार लिखा हुआ आ गया, यानी फील्ड हो गया। अब ये चेक करें क्या हुआ है, मैंने क्या किया, क्या जादू किया है? सिर्फ जादू क्या किया है, मैंने सिर्फ रिक्वायर्ड किया और कुछ भी नहीं था, सिर्फ सिंपल रिक्वायर्ड, कोई वैल्यू नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आपका ये काम होता है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं स्टेप एट्रीब्यूट की। स्टेप एट्रीब्यूट क्या काम करता है? स्टेप एट्रीब्यूट जो है स्पेसिफाई द लीगल नंबर इंटरवल फॉर द इनपुट फील्ड। ठीक है, ये क्या करता है कि आपका लीगल नंबर इंटरवल्स देता है इनपुट फील्ड के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ अ स्टेप इज इक्वल टू 3, लीगल नंबर कुड बी -3 0 3 6 9 etc. The attribute can be used together with maximum and minimum attribute to create a range of legal values। यानी कि एक लीगल वैल्यूज को जनरेट करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो स्टेप एट्रीब्यूट जो है वर्क विद द फॉलोइंग, यानी कि इन सब के साथ काम कर सकता है। इसका भी एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि वो कैसे है। लाइक दिस, वो क्या कह रहा है कि भाई नंबर है, आईडी पॉइंट्स है, नेम पॉइंट्स है, स्टेप कौन से हैं 3। तो ये 1 2 3 6 9, ये 3 का मल्टीपल आ रहा है उसके पास। समझ आ रही बात? ये कितने हैं? 3 के मल्टीपल। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ तो ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा 5 10 20 15 25 वगैरह, जो भी देंगे वो उसका मल्टीपल आ जाएगा बस। ये है स्टेप्स कितने हैं, कितना इंटरवल आएगा, कितना गैप आएगा बीच में से, ये इसी का गैप आएगा बीच में। जितना स्टेप आप दोगे उतना इंटरवल का गैप आ जाएगा बीच में। ठीक है, ऑटो फोकस एट्रीब्यूट क्या कहता है? ऑटो फोकस एट्रीब्यूट जो है स्पेसिफाई डाटा इनपुट पेज शुड ऑटोमेटिकली गेट फोकस व्हेन द पेज लोड। यानी कि जब पेज आपका लोड होता है ना, तो ऑटोमेटिकली कर्सर जो है वो किसी न किसी इनपुट फील्ड जो है उसकी तरफ फोकस में होगा, मतलब कि कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा होगा। आप जैसे देखें, ये मैंने इस पर ब्लिंक तो नहीं किया ना, ये फर्स्ट नेम पर मैंने कोई क्लिक नहीं था किया, ये लास्ट नेम पे क्लिक अभी किया मैंने, और ये फर्स्ट नेम पे मैंने क्लिक नहीं किया। मैं दोबारा से खोल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, मैं जैसे भी दोबारा खोल रहा हूँ और कोई क्लिक नहीं करूंगा मैं इसके बाद। ये देखिए
तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। कर्सर जो है मेरा पहले से मौजूद है, तो इसको बोलते हैं ऑटो फोकस। और ऑटो फोकस जहाँ पे भी लगाओगे वो वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, किसी एक में लगाना है आपने, ये नहीं कि सब पे ऑटो फोकस लगा दो, वो नहीं चलेगा। जैसे ही आपका पेज लोड होगा तो ऑटोमेटिकली किस फील्ड पर आपका फोकस होगा, यानी कि नॉर्मली पहली फील्ड पर आप अपना ऑटो फोकस रखते हो, ताकि यूजर जो है वो आते ही काम शुरू कर दे या डाटा एंटर करना शुरू कर दे। हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट जो है वो स्पेसिफाई करता है हाइट एंड विड्थ ऑफ इनपुट टाइप इमेज की। ठीक है, टिप क्या है इसकी, ऑलवेज स्पेसिफाई बोथ इन हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट फॉर इमेजेस इफ द हाइट एंड विड्थ आर सेट the space required for the image is reserved when the page is loaded. Without these attributes, the browser does not know the size of the image and cannot reserve the appropriate space to it. The effect will be the page layout will be changed during loading while the image loads. कहता है भाई हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट जो है ना वो आपकी इनपुट टाइप इमेज के साथ आएंगे। ठीक है, जब आपने कुछ इमेज के लिए एक जगह मखसूस करनी है ना, या आपने एक जगह रखनी है फॉर्म के अंदर, आप चाहते हो कि एक जगह मखसूस हो जाए किसी इमेज के लिए, तो आप इनपुट टाइप इमेज करोगे और उसके साथ हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट भी देने हैं, ताकि वो जगह फिक्स हो जाए, उतना ही जगह जो है फॉर्म के अंदर रहे। अगर आप ऐसा नहीं करते ना, तो फिर आपके फॉर्म का साइज जो है ना वो चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर पिक्चर। आपकी पिक्चर छोटी भी हो सकती है, आपकी बड़ी पिक्चर भी हो सकती है, पता है। रेजोल्यूशन होता है, पिक्सल्स होते हैं पिक्चर्स के। तो पिक्सल जब छोटी होगी तो जाहिर बात है वो छोटी जगह कम जगह घेरेगा, और जब बड़ी होगी तो बड़ी जगह घेरेगा। तो अगर आप फिक्स कर देते हो ना उसको हाइट और वेट के हिसाब से, तो वो क्या होगी, वो फिक्स हो जाएगी, उसी लोकेशन में आएगी जितनी आपने हाइट और वेट दी है, चाहे वो इमेज बड़ी हो या छोटी हो, वो उसको श्रिंक कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये आप ट्राई कर लें खुद से। ये देखें, ये इमेज आपने लगा दी यहाँ पे, तो क्या है, ये इमेज SRC उसने साथ दे दिया और सबमिट का बटन है, फिट और हाइट उसने साथ दे दी। ठीक है, बगैर वेट को हाइट के आपने अगर देखना चाहते हैं इसको, तो मैं ये ट्राई करता हूँ कि आपको दिखाऊं वेट तो हाइट के बगैर। तो होपफुली ये बड़ी नजर आनी चाहिए। और अगर ये बड़ी नजर नहीं आ रही, ठीक है, ये बड़ी नजर नहीं आ रही, वो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इसका साइज ही थोड़ा छोटा है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ आप अपने किसी भी जगह पे ट्राई करें, अगर 48 और 48 है, मैं कह देता हूँ 20 और 20। ठीक है, तो इसे कर लें तो देखेंगे इसका साइज छोटा होगा। ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ भाई 100 बाई 100, तो देखिएगा ये बड़ा हो जाएगा। समझ आ गई बात, ये बड़ी होगी, तो साथ इसका जो भी है, वो आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं लिस्ट एट्रीब्यूट। लिस्ट एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट रेफर द डाटा लिस्ट एलिमेंट दैट कंटेन प्री डिफाइंड ऑप्शंस ऑफ द इनपुट एलिमेंट। क्या भाई ये कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई ये जो लिस्ट एट्रीब्यूट है वो डाटा लिस्ट एलिमेंट जो है वो बताता है, रेफर करता है डाटा लिस्ट एलिमेंट को, जो कि आपके पास प्री डिफाइंड ऑप्शंस है इनपुट एलिमेंट्स की। ठीक है, उसके लिए क्या है, उसके लिए ये चीज है आपके पास। ये देखिए, आपके पास प्री डिफाइन ये आ गए हैं। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो ये ऑलरेडी आपके पास आ गया। इस चीज को आपने पहले भी किया हुआ है, डाटा लिस्ट को। डाटा लिस्ट लिखा, ब्राउजर्स और साथ उसकी वैल्यू दे दी, ऑप्शन दे दी कि भाई ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन, ये डाटा लिस्ट है आपकी। ठीक है, इस तरह से भी काम होता है आपके लिए। अब यहाँ पे देखें, ये लिस्ट एट्रीब्यूट है, ये लिस्ट एट्रीब्यूट जो है वो ब्राउजर है, इनपुट लिस्ट ब्राउजर्स। फिर ये किसके साथ यूज हो रही है, ये लिस्ट एट्रीब्यूट रेफर टू ए डाटा लिस्ट एलिमेंट दैट कंटेन प्री डिफाइंड ऑप्शंस फॉर द इनपुट एलिमेंट। तो ये लिस्ट एलिमेंट जो है ना, या एट्रीब्यूट है, वो आपके डाटा लिस्ट को रेफर कर रही है कि इनपुट लिस्ट इक्वल टू ब्राउजर, फिर आगे डाटा लिस्ट आईडी जो है आपने ब्राउजर की लिख दी, और फिर आपने उसके ऑप्शन लिख दी सारी सारी। तो ये उसके साथ लिस्ट जो है वो आपके डाटा लिस्ट के साथ एसोसिएटेड है। ऑटो कम्प्लीट एट्रीब्यूट जो है वो क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा अच्छा है।
And the input autocomplete attribute specify whether the form or input field should have autocomplete on off. क्या होता है कि जब भी आप फॉर्म में कुछ लिख रहे हो तो ऑटोमेटिकली कुछ ऑप्शंस आना शुरू हो जाती है, उसे ऑटो कम्प्लीट कहते हैं। जब वो ऑप्शन आती है ना कि भाई आप ये लिखना तो नहीं चाह रहे या आप ये लिखना तो नहीं चाह रहे, या पहले से जो लिखा होता है उसी के बारे में वो ब्राउजर जो प्रिडिक्ट करता है कि कहीं आप ये तो नहीं लिखते, तो इसे ऑटो कम्प्लीट काउंट करते हैं। ठीक है, तो ऑटो कम्प्लीट एट्रीब्यूट है वो अलाउ करता है कि ब्राउजर को प्रिडिक्ट करे वैल्यू। प्रिडिक्ट करना होता है कि वो फोकस करता है, चेक करता है कि शायद ये लिखना तो नहीं चाहता यूजर। जैसे कि मैं COMP लिखता हूँ तो वो कहता है कि कंप्यूटर तो नहीं लिखना चाहता COMPUT या, ठीक है। या फिर मैं COMP लिखता हूँ तो वो ये भी सोच सकता है कि कंप्यूट तो नहीं लिखना चाहता COMPUTE। ठीक है, अगर तो ये उसके पहले से यूज हो चुके हैं उस वक्त। When a user start typing in the field, the browser should display options to fill the field based on earlier type values। समझ आई? अर्लियर टाइप वैल्यू यानी कि जो पहली वैल्यूज आपने टाइप की हुई है ना उनकी बेस पर ये ऑटो कम्प्लीट फॉर्म जो है वो आपसे पूछता है। ऑटो कम्प्लीट एट्रीब्यूट जो है वो गैस करता है, जैसे ही आप लिख रहे होते हो उसके दौरान वो गैस करता है कि कहीं आप ये तो नहीं लिखना चाहते, कहीं आप ये तो नहीं लिखना चाहते वगैरह वगैरह। तो ये किसकी बेस पे करता है? ये पहले से जो आपने वैल्यूज लिखी हुई है ना ये उनकी बेस पे कर रहा होता है, क्योंकि ब्राउजर को हॉब नहीं आती, ना ही इल्हाम होगा उसको कि भाई यूजर ये लिखना चाहता है। ये पहले से जो आपने वैल्यूज किसी फॉर्म में लिखी हुई है ऑलरेडी उसको देखते हुए ये ऑटो कम्प्लीट ऑप्शन जो है वो वर्क करती है। तो इट वर्क्स विद द फॉर्म एंड द फॉलोइंग इनपुट टाइप्स, यानी कि टेक्स्ट है, सर्च है, URL है, टेल है, ईमेल, पासवर्ड, डाटा विकल्प, डेट विकल्प, रेंज एंड कलर। जैसे कि ये देख लो, अब यहाँ पे जॉन ड्यू में यहाँ से लिखा हुआ है कि जॉन ड्यू मोहम्मद अबरार, ये प्रिडिक्ट की हुई है इसने। ये जो देख रहे हो ना ये ऑप्शन जो आ रही हैं ये सारी प्रिडिक्ट है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे तर्जुमों में लिखी थी। अभी ईमेल मैंने कोई भी नहीं दी हुई यहाँ पे, इसकी ईमेल कोई नहीं आ रही, लेकिन नेम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैंने पहले भी लिखा हुआ है, इसलिए प्रिडिक्ट कर रहा है। समझ आ गई बात? तो प्रिडिक्ट करने का ऑप्शन क्या होती है भाई, वो आपने ऑटो कम्प्लीट ऑन करना है। कहाँ पे करना है? ये फॉर्म वाले टैग जो है ना इस पे आपने ऑटो कम्प्लीट ऑन लिखना है या ऑफ लिखना है, तो वो आपको। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, तो थोड़ा सा लंबा भी था लेकिन ये है कि है मज़ेदार था। आप इसको ट्राई करें अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम आती है तो हम यहाँ पे ही, तो आप पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।